हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल कुमार। स्वागत है आज की इस वीडियो में जिसमें हम लोग क्लास 12th का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 को आज पूरी तरह से कवर करने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, आशा करता हूं कि आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही है और जबरदस्त तरीके से चलना भी चाहिए क्योंकि एग्जाम नजदीक है। खूब मन लगा के पढ़िए। आज के क्लास में, आज की वीडियो में आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, आज का ये जो क्लास है वन शॉट रहने वाला है। आज इस क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है यात्रियों के नजरिए से, जी हाँ, इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों ही क्वेश्चन को हम लोग आज पूरी तरह से कवर करने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हम लोग बहुत सारे यात्रियों के बारे में पढ़े थे। मुख्य रूप से इसमें हम लोग 3 यात्रियों के बारे में पढ़े हैं। कौन से 3 यात्री? तो सबसे पहला जो यात्री था, सबसे पहला यात्री इब्न बतूता, है ना, या इससे भी सबसे पहला यात्री था प्यारे बच्चों अल बिरूनी। सबसे पहला यात्री जो है वो अल बिरूनी था। इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़े हैं। दूसरा यात्री जो था इब्न बतूता, इस चैप्टर में इस यात्री के बारे में पढ़े। और तीसरा यात्री जो था वो फ्रांसवा बर्नियर था। कौन सी यात्री था? फ्रांसवा बर्नियर। इस 3 यात्री के बारे में इस चैप्टर में हम लोगों ने विशेष रूप से पढ़ा था। ये पूरी की पूरी जीवनी और इसने भारत को किस नजरिए से देखा, भारत की सामाजिक व्यवस्था, भारत की राजनीतिक व्यवस्था, भारत की धार्मिक व्यवस्था, भारत में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी, वो यानी हर तीनों यात्रियों के नजर में, है ना, भारत किस तरह से था, है ना, इसके बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूं कि ये चैप्टर आप भी पढ़े होंगे और आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। और इस चैप्टर को अच्छे से आज हम लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करने जा रहे हैं। तो जितने भी बच्चे अभी तक क्लास को ज्वाइन नहीं किए हैं, तो जल्दी से जल्दी क्लास को ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि आपका क्लास प्यारे बच्चों शुरू हो चुका है। और हम लोग बिहार बोर्ड 2026 की तैयारी में लगे हुए हैं। क्लास 12th की हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं और वो कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 5 है जिसका नाम है यात्रियों के नजरिए से। प्यारे बच्चों, जितने बच्चे क्लास को ज्वाइन कर लिए हैं, सारे के सारे इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्यारे बच्चों लाइक बटन जरूर दबाइए। ठीक है, तो क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो को कॉपी पेन लेकर के बैठिए क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस है जो आपको एग्जाम में पूछे गए हैं और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए तो हम लोग शुरू करें क्लास को। पहला जो ऑब्जेक्टिव है प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है देख सकते हैं कि अल-बिरूनी जो था वो कौन बंधक बनाकर ख्वारिज़मी से गजनी ले गया था। जैसा गजनी, तो अल-बिरूनी किसके साथ? महमूद गजनवी के साथ। किसके साथ भारत आया था? महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। तो महमूद गजनवी ने ही बंदी बना करके प्यारे बच्चों ले गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ अल-बिरूनी का जन्म कहां हुआ था? ख्वारिज़मी में। ख्वारिज़मी में अल-बिरूनी का प्यारे बच्चों जन्म हुआ था और यहाँ पे इसी को बंधक बना करके किसने लेकर गया था? महमूद गजनवी ने। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है रिहला। रिहला देखिए, कहीं कहीं पे ये रिहला भी होता है, ठीक है, कहीं कहीं पे रूहेला भी लिखता है और कहीं कहीं पे इस पुस्तक का नाम है किताब उर रिहला। किताब उर रिहला। तो ध्यान रखिए क्वेश्चन क्या है कि रिहला के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है अल-बिरूनी, दूसरा ऑप्शन है बर्नियर, तीसरा ऑप्शन है अब्दुल रज्जाक और चौथा ऑप्शन है डी इब्न बतूता। बताइए कौन सा इसका सही आंसर होगा? रिहला पुस्तक के लेखक, है ना, रिहला पुस्तक के लेखक कौन होगा? तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, इब्न बतूता रिहला पुस्तक के लेखक है। और ये इब्न बतूता जो थे वो किस देश का यात्री थे? मोरक्को देश का यात्री, है ना, मोरक्को देश का यात्री थे। और ये भारत आए थे कब? 1333 ईस्वी में। 1333 ईस्वी में मोरक्को देश का यात्री इब्न बतूता भारत आए थे, जिन्होंने
अपने यात्रा वृत्तांत, है ना, अपनी यात्रा का वृत्तांत जो है एक पुस्तक में लिखा था, और उसी पुस्तक का नाम है रिहेला रुहेला या किताब उर रिहिला। और एक चीज और यहां से याद रखिए कि इब्न बतूता भारत जब आया था तो भारत में दिल्ली सल्तनत का राजवंश था, और वहां पे दिल्ली सल्तनत में एक वंश था जिसका नाम था तुगलक वंश। कौन सा वंश प्यारे बच्चों? तुगलक वंश। और तुगलक वंश के शासक थे मोहम्मद बिन तुगलक। कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक शासक थे, और मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही इब्न बतूता जो था वो भारत की यात्रा किया था। आई होप यहां से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव है जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन और भी क्वेश्चन आपको पूछते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है प्यारे बच्चों कि मुगल शहरों को किसने शिविर नगर कहा था? शिविर यानी सैनिक नगर, छावनी नगर कहा था, है ना। तो किसने कहा था? इब्न बतूता, बर्नियर, टैवर्नियर, बारबोसा। बताइए कौन सा इसका सही आंसर होगा? मुगल शहरों को किस यात्री ने इसको शिविर नगर कहा था? तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर, सही आंसर बी हो जाएगा। मुगल शहरों को बर्नियर ने क्या बोला था? इसको शिविर नगर बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर आते हैं। प्रश्न संख्या 4, चीनी यात्री ह्वेनसांग, याद रखना है, चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत जो है वो कब आए थे? तो 645 ईस्वी में, है ना, 645 ईस्वी में भारत आए थे। ठीक है, तो 645 ईस्वी यानी कि ये 7वीं शताब्दी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 7वीं शताब्दी में ह्वेनसांग भारत आए थे। ह्वेनसांग कौन थे प्यारे बच्चों? चीनी यात्री थे। कौन थे? चीनी यात्री ह्वेनसांग थे, जो जिनको यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। यात्रियों का क्या कहा जाता है? राजकुमार। जो कब आए थे भारत? 7वीं शताब्दी ईस्वी में क्या आए थे? भारत आए थे। कौन? ह्वेनसांग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, अल-बेरूनी, अल-बेरूनी जो था वो किस सुल्तान के साथ भारत आया था? किसके साथ भारत आया था? महमूद गजनवी के साथ, मोहम्मद गौरी के साथ, कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ, इल्तुतमिश के साथ? किसके साथ भारत आया था? अभी ये तुरंत क्वेश्चन गया है ना। अल-बेरूनी जो था वो गजनी के साथ भारत आया था। किसके साथ आया था? महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। महमूद गजनवी ने उज्बेकिस्तान, एक जगह है ना, एक स्थान है, एक देश है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान एक देश है जहां पे एक जगह का नाम है ख्वारिज्मी। ख्वारिज्मी, और ख्वारिज्मी शहर में ही गजनवी अल-बेरूनी का जन्म हुआ था, और यहीं से इस जगह पे आक्रमण किया था गजनी ने। और गजनी के नजर में एक व्यक्ति था अल-बेरूनी, जो बड़ा ही वीर योद्धा कह सकते हैं, बहुत सारे विषयों का ज्ञाता भी था, है ना, एक अच्छा इतिहासकार भी आप इसको कह सकते हैं। तो अल-बेरूनी को किसके साथ भारत आया था? गजनवी के साथ। तो पहले तो गजनवी अपने क्षेत्र, अपने गजनी प्रदेश ले गया अल-बेरूनी को, बाद में अपने प्रदेश से, है ना, भारत आया था। भारत के बारे में अल-बेरूनी बहुत कुछ सुन रखा था, तो उसकी बहुत उत्कंठा थी, आशा थी, ऐसा चाहता था कि हम भी भारत जाएं और भारत के बारे में जो चीज सुन रखे हैं उसको देखे, अपनी आंखों से आंखों देखा हाल प्रस्तुत करे। और गजनवी के साथ ही अल-बेरूनी जो आया था भारत आया था, और उन्होंने यहाँ पे आकर एक पुस्तक लिखी थी, और उस पुस्तक का क्या नाम था प्यारे बच्चों? किताब उल हिंद पुस्तक नाम था। उस पुस्तक का क्या नाम था? किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद पुस्तक था, जिसके बाद द्वारा लिखा गया है? अल-बेरूनी के द्वारा। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर चलते हैं। कहता है अल-बेरूनी ने किताब उल हिंद पुस्तक की रचना किस भाषा में लिखा? अभी मैंने बताया किताब उल हिंद पुस्तक इसने क्या किया था? रचना किया था, और इसकी किस भाषा में क्या है? तो अरबी भाषा में क्या है? किस भाषा में? अरबी भाषा में। ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। किसका? अल-बेरूनी ने किताब उल हिंद पुस्तक की रचना की है, और वो किस भाषा में इसका अध्ययन है? अरबी भाषा में लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्न बतूता जो था वो कितने वर्षों तक भारत में रहा था? इब्न बतूता जब भारत आया था तो वो कितने वर्षों तक भारत में रहा था? 8 वर्षों तक, 10 वर्षों तक, 14 वर्षों तक, 16 वर्षों तक? बताइए कितने वर्षों तक इब्न बतूता जो था वो भारत में रहा था? ऑप्शन नंबर सी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। इब्न बतूता कुल कितने वर्षों तक? 14 वर्षों तक भारत में क्या किया था? रहा था।
आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण जो है किस भाषा में लिखा है। इब्न बतूता अपनी यात्रा का वर्णन किस भाषा में, फारसी भाषा में, उर्दू भाषा में, अंग्रेजी भाषा में, अरबी भाषा में। तो इब्न बतूता का जो यात्रा वृत्तांत है उसका नाम है रिहला। उसका नाम क्या है? रिहला। और इस पुस्तक को लिखा है इब्न बतूता ने किस भाषा में? अरबी भाषा में। किस भाषा में? अरबी भाषा में। यानी कि डी प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी क्या हो जाएगा इसका? सही, परफेक्ट आपका राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि किताबुल हिंद अथवा तहकीक ए हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा है? अभी तुरंत बताएं, किताबुल हिंद किसके द्वारा? अल बेरूनी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? अल बेरूनी के द्वारा लिखा गया एक पुस्तक है जिसका नाम है किताबुल हिंद, है ना। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है कि यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? फाहियान को, रेनसांग को, अलबेरूनी को, इब्न बतूता को किसे कहा जाता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? यात्रियों का राजकुमार प्यारे बच्चों वेनसांग को कहा जाता है। बी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 11 तक क्वेश्चन की आशा करता हूं कि ये 1 से लेकर के 10 11 तक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सबसे पहला क्या था? अलबेरूनी को बंधक बनाकर ख्वारिज़मी से गजनी कौन ले गया था? महमूद गजनवी ने। दूसरा क्वेश्चन क्या था? रिहला के लेखक कौन थे? रिहला के लेखक इब्न बतूता थे। चौथा क्वेश्चन देखिए, ये सारे क्वेश्चन जो है 2025 एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है ना। मुगल शहरों को शिविर नगर किसने कहा था? बर्नियर ने कहा था। चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग भारत कब आए थे? 7वीं शताब्दी में। क्वेश्चन नंबर 6 था अलबेरूनी किस सुल्तान के साथ भारत आया था? है ना, महमूद गजनवी के साथ। अलबेरूनी ने किताबुल हिंद पुस्तक की रचना किस भाषा में की है? अरबी भाषा में। और इब्न बतूता पर बच्चों कितने वर्षों तक रहा था? 14 वर्षों तक भारत में रहा था। और क्वेश्चन नंबर 9 हम लोगों ने किया, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा है? तो यह भी आपका अरबी भाषा में लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन था किताबुल हिंद अथवा तहकीक हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत है? अलबेरूनी का यात्रा वृत्तांत है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या था कि यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? यात्रियों का राजकुमार पर बच्चों ह्वेनसांग को कहा जाता है। तो 11 तक हम लोगों ने क्वेश्चन किया। आइए हम लोग नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन है इब्न बतूता। इसमें मिस्टेक हो गया था। इब्न बतूता किस देश का यात्री था? प्यारे बच्चों मोरक्को का, मिस्र का, तुर्की का, ईरान का। किस देश का यात्री है? मोरक्को देश का यात्री। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। किस देश का यात्री है? मोरक्को देश का यात्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि जैसे घोंसले को पक्षी छोड़ता है उसी तरह किस यात्री ने यात्रा पर जाने हेतु अपने घर को छोड़ा था? है ना, एक ऐसा यात्री था प्यारे बच्चों जो बिना किसी को कुछ कहे, बिना कुछ बताए, जिस तरह से एक पक्षी बिना अपने बच्चों को बताए हुए घोंसले को छोड़ करके इधर उधर चली जाती है किस लिए? है ना, भोजन की खोज में। उसी तरह से एक ऐसा यात्री था जिसने बिना किसी को कुछ बताए एकदम लगातार, है ना, 14 वर्षों तक अपने घर को छोड़ दिया था, है ना। और उस यात्री का क्या नाम था प्यारे बच्चों? तो सबसे पहला ऑप्शन है अलबेरूनी, दूसरा है मार्को पोलो, तीसरा है बर्नियर और चौथा है इब्न बतूता। बताइए कौन सा आंसर होगा? तो जिस तरह से घोंसले अपने पक्षी को छोड़ता उसी तरह से इब्न बतूता ने भी अपने घर को छोड़ करके और यात्रा पे चला गया था। कौन था? इब्न बतूता। सबसे पहले कहां गया था? सबसे पहले वो भारत गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय अध्ययन संबंधी बाधाओं का वर्णन किस विदेशी यात्री ने किया था? बहुत सारे अध्ययन से संबंधित, जैसे अध्ययन के संबंधी में जैसे भाषा का प्रॉब्लम होता होगा, है ना, अनेक प्रकार की बाधाओं का वर्णन किया है बर्नियर ने। किसने वर्णन किया? बर्नियर ने। सबसे ज्यादा बर्नियर को, है ना, अनेक प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किताब उर रेहला में किसका यात्रा वृत्तांत है? अलबेरूनी का, अब्दुल रज़ाक का, इब्न बतूता का, बर्नियर का। क्या ऑप्शन होगा? है ना, ये तो हो चुका है सी। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। किताब उर रेहला में इब्न बतूता का वर्णन है। नेक्स्ट है अलबेरूनी का जन्म कहाँ हुआ था? ख्वारिज़मी में, तंजीर में, गजनी में, लाहौर में। बताइए कहां पे? भी ये भी क्वेश्चन मैं पहले भी इसको कराया हूं। ख्वारिज़मी, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अलबेरूनी का जन्म कहां हुआ बच्चों? ख्वारिज़मी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांसिस बर्नियर जो था वो कहां का रहने वाला था? यूरोप का, फ्रांस का, इंग्लैंड का या पुर्तगाल का? कहां का रहने वाला था फ्रांसिस बर्नियर? जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, फ्रांसीसी बर्नियर, है ना।
तो जाहिर सी बात है कि ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फ्रांस का रहने वाला था फ्रांसिस बर्नियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, अल्बेरूनी के अनुसार, है ना, लकड़ी के बनी आदित्य की मूर्ति किस नगर में स्थित है? अल्बेरूनी ने यह बताया है कि एक लकड़ी की एक मूर्ति थी जो आदित्य, है ना, सूर्य की एक मूर्ति थी जो किस नगर में स्थित था, इसके बारे में अल्बेरूनी ने बताया गजनी में, है ना, मुल्तान में, उज्जैन में या कन्नौज में। किस देश में यह मूर्ति हुआ करता था? तो प्यारे बच्चों 20 का राइट आंसर हो जाएगा, मुल्तान में अल्बेरूनी ने आदित्य की मूर्ति का क्या क्या वर्णन किया है, जो कहां पे स्थित था, मुल्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इब्न बतूता के अनुसार, इब्न बतूता के अनुसार ताराबाद किस प्रकार का बाजार था? है ना, एक जगह था जिसका नाम था ताराबाद। ताराबाद में होती क्या थी, है ना? तो ऑप्शन है जौहरियों का नगर था, जौहरियों का बाजार था, घोड़ा बेचने वालों का बाजार था, विदेशियों का व्यापार था, विदेशी व्यापारियों का व्यापार था, या गाने वाले व्यक्तियों का व्यापार बाजार था। किनका बाजार था? ताराबाद। प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बहुत सारी स्त्रियां होती थी, है ना, और कौन होते थे? पुरुष होते थे, महिलाएं और पुरुष होती थी, जो जहां पे गाने में निपुण होते थे, गाने वाने का कार्य क्या करते थे? ताराबाद में। तो गाने वाले व्यक्तियों का बाजार को क्या कहा था? ताराबाद बोला था। किसने? इब्न बतूता ने। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, रेहला के लेखक, फिर से एक क्वेश्चन आ गया, इब्न बतूता, ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्न बतूता जो है किस सुल्तान के शासन काल में भारत आया? बीबीआई क्वेश्चन है बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में पूछा करते हैं, है ना। तो गयासुद्दीन तुगलक के शासन काल में, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में, फिरोज शाह तुगलक के शासन काल में, या इनमें से किसी के शासन काल में नहीं? तो प्यारे बच्चों मैं बताया हूं, इब्न बतूता जो थे जिस समय भारत आया था 1333 ईस्वी में, उस समय, है ना, उस समय मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी इसको शॉर्ट में लिखे हैं, मोहम्मद बिन तुगलक उस समय तुगलक वंश का शासक था, और इसी के समय में 1333 ईस्वी में इब्न बतूता कहां आए थे? भारत आए थे। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, है ना, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, है ना, इब्न बतूता भारत की यात्रा पे आया था। नेक्स्ट, यूक्लिड कौन थे? है ना, यूक्लिड एक प्रकार के रोमन यात्री थे, रोमन दार्शनिक थे, यूनानी इतिहासकार थे, यूनानी गणितज्ञ थे। पर बच्चों बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? यूक्लिड साहब के बारे में आप लोग तो मैथ में पढ़े होंगे, है ना, यूक्लिड का, है ना, विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का, तो जाहिर सी बात है कि यूक्लिड एक क्या थे? गणितज्ञ थे। डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 का, पेलसट जो था वो किस देश का व्यापारी था? हमने बताया ना, इसमें बहुत सारे यात्रियों के बारे में पढ़े हैं, आपका इब्न बतूता, फिर अल्बेरूनी, है ना, उसके बाद फिर आपका एक पेलसट भी एक व्यापारी था, जो किस देश का व्यापारी था? पुर्तगाल का, रूस का, डच का, चीन का। बताइए किस देश का व्यापारी था? तो बच्चों ये पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, सी इसका राइट आंसर होगा, डच व्यापारी था, है ना। कहां का व्यापारी था? एक डचियन व्यापारी था। नेक्स्ट है, इब्न बतूता राजदूत के रूप में किस देश की यात्रा की? देखिए ये कंफ्यूजन क्वेश्चन है ना, भारत का, चीन का, जापान का, फारस का। हालांकि भारत यात्रा जरूर किया था, लेकिन वो राजदूत के रूप में यात्रा थोड़ी किया था। राजदूत का मतलब क्या होता है कि एक राजा किसी व्यक्ति को राजदूत बनाकर यदि दूसरे देश भेजता है तो उसको हम कह सकते हैं कि राजदूत के रूप में। लेकिन आपका इब्न बतूता भारत थोड़ी राजदूत के रूप में आया था। तो जब भारत आया था तो भारत में उसको काजी नियुक्त किया गया था। काजी नियुक्त करने वाला कौन सा शासक था? मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको काजी नियुक्त किया था। और कुछ वर्षों के बाद इसको, इस काजी को, यानी इस इब्न बतूता को, इस इब्न बतूता को भेजा था कहां? भेजा था चीन, भेजा था चीन में राजदूत बना करके मोहम्मद बिन तुगलक ने भेजा था। तो बी प्यारे बच्चे इसका राइट आंसर होगा, बी इसका राइट आंसर होगा। इब्न बतूता किस देश की यात्रा किया था? किस रूप में? राजदूत के रूप में। ऐसे राजदूत के रूप में नहीं होता तो यहाँ पे भारत मर सकते थे, लेकिन यहाँ पे राजदूत है तो चीन की यात्रा इसने किया था। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन, बर्नियर ने शिविर नगर किसको कहा है? बर्नियर ने शिविर नगर कहा है पर बच्चों मुगल कालीन नगरों को, व्यापारी नगरों को, राजधानी को, शिल्प केंद्र को। किसको कहा है? किसको कहा है? बर्नियर ने शिविर नगर, छावनी नगर कहा था। सी मुगल कालीन नगरों को। किसको कहा था? मुगल कालीन नगरों को। मुगल कालीन नगरों को क्या कहा है? शिविर नगर कहा है।
प्यारे बच्चों हम लोगों ने 25 तक क्वेश्चन कर लिया। आशा करता हूँ कि आज अभी तक सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। यदि बच्चे अभी ज्वाइन किए तो क्लास को जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, है ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 नंबर है, फ्रांसिस बर्नियर कौन था। ये भी प्यारे बच्चों VVI क्वेश्चन 2025 का ये भी क्वेश्चन है ना। फ्रांसिस बर्नियर क्या था? एक अर्थशास्त्री थे, एक चिकित्सक थे, एक इंजीनियर थे, एक सैनिक थे। बताइए फ्रांसिस बर्नियर क्या थे? फ्रांस का रहने वाले थे और एक चिकित्सक थे। चिकित्सक क्यों थे? शेरशाह नहीं, शाहजहां के समय मुगल वंश के एक शासक थे शाहजहां के समय में बर्नियर भारत की यात्रा किया था। क्यों? क्योंकि चिकित्सक था, पेशे से चिकित्सक था और शाहजहां के 4 पुत्र थे, जिसमें से एक पुत्र का, है ना, एक पुत्र का हेल्थ तबीयत खराब था और उसी के चिकित्सक के रूप में आए थे भारत। तो फ्रांसिस बर्नियर क्या थे? एक चिकित्सक थे। नेक्स्ट, इब्न बतूता जो थे भारत कब आए थे? 1333 ईस्वी में, 1334 ईस्वी में, 1336 ईस्वी में या 1337 ईस्वी में? पर बच्चों ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1333 ईस्वी में इब्न बतूता भारत की यात्रा किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से किस देश से अफनासी निकेतन संबंधित? अफनासी निकेतन किस देश का यात्री था? पर बच्चों याद रखना है, अफनासी निकेतन जो थे क्या रूस के थे, पुर्तगाल के, स्पेन के, फ्रांस के? किस देश के यात्री थे? ये भी क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अफनासी निकेतन जो थे वो किस देश के यात्री थे? रूस के यात्री थे। किस देश के? रूस के यात्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तान, है ना, दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उन्हें दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया था। किसे? अभी तुरंत बताए हैं कि किसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था, किस यात्री को, है ना, किस व्यक्ति को नियुक्त किया गया था? अब्दुल रज्जाक, अलबेरूनी, इब्न बतूता, सेदी अल रीस, किसको नियुक्त किया गया था? प्यारे बच्चों जिनका आंसर सी होगा राइट होगा, क्योंकि इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए थे और उन्हीं को काजी नियुक्त किया गया था, वहां का मंत्री, महामंत्री नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा गया है? मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा गया है? अल्बेरूनी को, मार्को पोलो को, बर्नियर को, इब्न बतूता को? किसको कहा गया? इब्न बतूता होगा, है ना। ए ऑप्शन अल्बेरूनी, बी मार्को पोलो, सी बर्नियर और डी इब्न बतूता। किस यात्री को, है ना, मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज कहा गया है? तो जिनका भी बी आंसर होगा उनका राइट आंसर होगा मार्को पोलो। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर हम लोग ने 30 तक किया। आशा करते हैं ये 30 तक क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 है, रूस में, है ना, ये भी क्वेश्चन देखिए VVI है 2014 दो बार ये पूछ चुका है कि रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है रूस में भारत विद्या का जनक? निकोलो कोंटी, GS लिबिदेव, कार्लस मार्क, इनमें से कोई नहीं। पर बच्चों क्या है इसका आंसर होगा? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो जिन बच्चों का आंसर बी होगा उनका सही है। GS लिबिदेव को कहा जाता है रूस में भारत विद्या का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, अल्बेरूनी जो था वो किस भाषा का जानकार नहीं था? किस भाषा को समझने में उसको कठिनाई हुई थी? भारत जब आया था तो किस भाषा को? यूनानी भाषा, हिब्रू भाषा, सीरियाई भाषा, संस्कृत भाषा? तो आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं ये तीनों भाषा का अच्छा जानकार था अल्बेरूनी, लेकिन सबसे ज्यादा यदि समस्या हुआ है तो किस भाषा को समझने में? यूनानी भाषा को समझने में ज्यादा समस्या, यानी जानकार उसका था ही नहीं, उसको सीखा था यहाँ पे। नेक्स्ट है, अल्बेरूनी भारत किस शताब्दी में भारत आया था? प्यारे बच्चों 11वीं शताब्दी में, 10वीं शताब्दी में, 14वीं शताब्दी में या फिर 17वीं शताब्दी में? तो जिनका ऑप्शन ए होगा उनका राइट आंसर होगा 11वीं शताब्दी में जो था अल्बेरूनी कहाँ आया था? भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विदेशी यात्रियों ने पुराणों का अध्ययन किया है? पुराणों का अध्ययन किया है अल्बेरूनी ने, बर्नियर ने, इब्न बतूता ने, टैवर्नियर ने, है ना। किस विदेशी यात्री ने पुराणों का, भारत में आने के बाद पुराणों का अध्ययन करने वाला जो यात्री था वो था आपका अल्बेरूनी। ए इसका प्यारे बच्चों राइट आंसर होगा। अल्बेरूनी ने भारत में विदेशी यात्री जो था वो पुराणों का क्या किया था? अध्ययन किया था।
35 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सती प्रथा का, इसका सती प्रथा का आंखों देखा हाल प्रस्तुत किया। सती प्रथा को एकदम अपनी आंखों से देखा था। सती प्रथा में होता क्या था? सती प्रथा में यह होता था कि यदि किसी स्त्री का पति यदि मर जाता था तो साथ में, है ना, साथ में पूरी जौहर बना के, कहने का मतलब पूरी एकदम श्रृंगार के साथ में स्त्री को भी पति के साथ, है ना, उसके साथ जलना होता था, आत्मदाह करना होता था, जिसको आंखों देखा हाल किसने किया है? पहला ऑप्शन इबन बतूता, दूसरा मार्को पोलो, सी अल्बेरूनी और तीसरा चौथा टैवर्नियर, डी टैवर्नियर। बताइए किसने इसका आंखों देखा हाल प्रस्तुत किया है? प्यार बच्चों ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इबन बतूता ने भारत में, है ना, आंखों देखा हाल बताया था। किसके बारे में? सती प्रथा के बारे में। नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन है कि इबन बतूता ने भारत की यात्रा किस शताब्दी में की थी, है ना, वो कौन सी शताब्दी थी? तो मैं बता दूं कि भारत में इबन बतूता 1333 ईस्वी में क्या किया था? यात्रा किया था। अब ये 1333 ईस्वी को कौन सी शताब्दी कहेंगे? 11वीं शताब्दी कहेंगे, 12वीं शताब्दी कहेंगे, 13वीं शताब्दी कहेंगे, 14वीं शताब्दी कहेंगे, है ना? तो आपको याद रखना हो कि 1300, देखिए 1300 से लेकर के, है ना, 1399 ईस्वी तक को हम 14वीं शताब्दी कहेंगे। कौन सी शताब्दी कहेंगे? 14वीं शताब्दी कहेंगे। तो याद रखना है, ठीक है। किस शताब्दी में भारत यात्रा किया था इबन बतूता? 14वीं शताब्दी में। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत, है ना, दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? सबसे अंतिम सुल्तान दिल्ली सुल्तनत का, है ना, जानकारी होगा तो दिल्ली सुल्तनत में सबसे अंतिम जो वंश था वो था आपका लोदी वंश। कौन सा वंश था? लोदी वंश। और लोदी वंश के अंतिम शासक कौन थे? इब्राहिम लोदी। कौन थे? इब्राहिम लोदी था दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक। और इसी इब्राहिम लोदी को बाबर ने हरा करके दिल्ली सल्तनत को खत्म करके यहाँ पे, है ना, मुगल वंश का नींव डाला था। कौन सा वंश? मुगल वंश का नींव डाला था, ठीक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी या इब्राहिम लोदी? तो प्यार बच्चों डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अंतिम सुल्तान कौन था दिल्ली सल्तनत का? तो सबसे अंतिम सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोदी था। नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन क्या है? ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर किसका यात्रा वृत्तांत है? पहला अल्बेरूनी का, दूसरा इबन बतूता का, तीसरा फ्रांसवा बर्नियर और चौथा पीटर मुंडी। तो आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस चैप्टर में हम लोग 3 यात्री के बारे में पढ़े हैं। एक पढ़े हैं अल्बेरूनी के बारे में, है ना, दूसरा पढ़े हैं इबन बतूता के बारे में, इबन बतूता के बारे में, और चौथा पढ़े हैं लगभग फ्रांसवा बर्नियर के बारे में, फ्रांसवा बर्नियर के बारे में। यदि पूछा जाए कि अल्बेरूनी किसके साथ भारत आया था, तो महमूद गजनवी के साथ। किसके साथ भारत आया था? गजनवी के साथ। इबन बतूता किसके समय में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में भारत आया था। और पूछा जाए यदि फ्रांसवा बर्नियर किसके साथ भारत आया था या किसके समय में भारत आया था, तो उस समय शाहजहां का शासन काल था, मुगल वंश का शासन था। शाहजहां के समय में, है ना, फ्रांसवा बर्नियर भारत आया था और इसी ने यहाँ पे मुगल कालीन शिविर नगरों के बारे में भी कहा था। अच्छा, एक बात और याद रखना कि अल्बेरूनी की जो कृति है ना, अल्बेरूनी ने किस पुस्तक की रचना की थी? तो उस पुस्तक का नाम है बच्चों किताब उल हिंद। याद रखना है, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो इसको याद रखना है। किताब उल हिंद। इबन बतूता का पुस्तक क्या है? रूहला, रिहेला, या फिर इसी को बोला जाता है किताब उर रिहला भी बोला जाता है। और फ्रांसवा बर्नियर ने किस पुस्तक का रचना किया था? तो वही आपका क्वेश्चन में ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। देखिए मुगल एम्पायर, मुगल के समय में ना फ्रांसिस बर्नियर आया था। तो यदि आपको ये पता हो कि मुगल एम्पायर यानी मुगल के समय में कौन यात्री भारत आया था, तो आप इस आंसर का, इस क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हैं। कौन सा? फ्रांसवा बर्नियर। सी इसका प्यारा बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है जीन बैटियस्ट टैवर्नियर। टैवर्नियर जो था वो प्यारा बच्चों किस देश का यात्री था? तो फ्रांस का था, इंग्लैंड का था, अफ्रीका का था या मिस्र का था? तो याद रखना है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। टैवर्नियर जो था वो फ्रांस का एक यात्री था और इसको
पेशे से प्यारे बच्चों एक जौहरी था। जौहरी किसको कहते हैं? जौहरी बोला जाते हैं जिसको हीरो की अच्छी परख होती है, हीरो की व्यापार या हीरो की जिसके अच्छी परख होती है उसी को कहा जाता है उसी को कहा जाता है जौहरी। और पेशे से टैवर्नियर क्या था? जौहरी था। इस तरह के भी क्वेश्चन पूछते हैं कि टैवर्नियर पेशे से क्या था, है ना? जौहरी था, है ना? या हीरो का व्यापारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन है आपका कि किस यात्री ने कश्मीर को पृथ्वी पर अतुलनीय बताया था, है ना? किस यात्री ने प्यारे बच्चों पृथ्वी को अतुलनीय बताया था? तो ए अलबेरूनी ने बोला था। अलबेरूनी ने यह बताया था कि जो पृथ्वी है, बिल्कुल पृथ्वी पर कश्मीर एक शहर है जो बिल्कुल एकदम अद्भुत है, अकल्पनीय है, अतुलनीय है। ठीक है, किसने बताया था? अलबेरूनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विदेशी यात्रियों को हीरो के खानों में रुचि थी, है ना? अब जैसे देखिए हीरो के खान से रिलेटेड आ गया तो आप मार सकते हैं यदि पता होगा तो। इब्न बतूता, टैवर्नियर, बर्नियर, अलबेरूनी, है ना? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा पर बच्चों? बी। टैवर्नियर को हीरो से रुचि थी, जौहरी था, हीरो का परख था, या हीरो का क्या था? व्यापारी था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 के ऊपर आते हैं। कौन विदेशी यात्री, एक और क्वेश्चन है, कौन विदेशी यात्री पेशे से एक चिकित्सक था? चिकित्सक के बारे में बताया हूं, टैवर्नियर, बर्नियर, मार्को पोलो, अलबेरूनी। तो प्यारे बच्चों पेशे से जो चिकित्सक था वो आपका बर्नियर था। बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, 43 है कि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था, है ना? दिल्ली सल्तनत की स्थापना कौन किया था? इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन और कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना? तो दिल्ली सल्तनत का याद रखना, दिल्ली सल्तनत का पहला जो राजवंश था जिसका नाम था गुलाम वंश, है ना? कौन सा था? गुलाम वंश। और यदि आप इतिहास पढ़े होंगे, जानकारी लिए होंगे तो आपको पता होगा कि दिल्ली सल्तनत से पहले भारत में एक व्यक्ति था, एक आक्रमणकारी था, कह सकते हैं शासक था, गौर प्रदेश का शासक था जिसका नाम था मोहम्मद गौरी। क्या नाम था? मोहम्मद गौरी। तो मोहम्मद गौरी भारत में आया था, भारत के देशों को जीता था, भारत के क्षेत्रों को जीता था, लेकिन चूंकि इसका कोई सुल्तान नहीं था इसीलिए इसने जीते हुए प्रदेश को, भारत में जितना भी क्षेत्र को जीता था, जीते हुए प्रदेश को इसका एक गुलाम था, है ना? पहले के लोग या पहले के राजा महाराजा गुलाम बनाया करते थे, दास बनाया करते थे। एक गुलाम था और उस गुलाम का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। उस गुलाम का नाम क्या था प्यारे बच्चों? कुतुबुद्दीन ऐबक नाम था, है ना? और इसी को पूरा का पूरा भारत का जीता हुआ क्षेत्र इसी को दे करके पुनः ये अपना प्रदेश लौट गया था। ठीक है, इसीलिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी और उसमें वंश का नाम रखा था गुलाम वंश, चूंकि वो गौरी का क्या था? मोहम्मद गौरी का क्या था? गुलाम था, इसीलिए इसने इस वंश का नाम क्या रखा था? गुलाम वंश। तो याद रखना है किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को याद रखना है, इसलिए दिल्ली सल्तनत का क्या था? संस्थापक था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन 44 के ऊपर आते हैं। कौन विदेशी यात्री पेशे से एक जौहरी था? जौहरी अभी बताए, टैवर्नियर, बर्नियर, मार्को पोलो, अफनासी निकेतन। तो टैवर्नियर के बारे में भी मैंने बात किया है कि टैवर्नियर एक ऐसा यात्री था जो हीरो की परख थी, हीरो के खान में रुचि था, एक प्रकार का जौहरी था, पेशे से क्या था? जौहरी था। नेक्स्ट 45 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि महाभाष्य, है ना? महाभाष्य पुस्तक के लेखक कौन है? पतंजलि, पाणिनि, कौटिल्य, इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों ए इसका राइट आंसर हो जाएगा पंतजलि, है ना? पंतजलि या पतंजलि पुस्तक के लेखक कौन है? महाभाष्य, इसको याद रखना है। तो इस तरह से आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अभी कवर कर चुके हैं और चूंकि ये मैंने बताया था, चूंकि ये वीडियो आपको वन शॉट रहने वाला है, यानी कि अभी हम इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी करेंगे। तो प्यारे बच्चों मैं आशा करता हूं कि यहां तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, है ना? तो आप पूरे के पूरे क्वेश्चन को, एक एक क्वेश्चन को एकदम दिमाग में हटा लीजिए, क्योंकि इससे बाहर नहीं आने वाला एग्जाम में। इसी में से इन्हीं 45 क्वेश्चन से 1, 2, 3 क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इतिहास 2026 के एग्जाम में रहने वाला है। तो आइए हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर आते हैं।
सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि लघुतरीय क्वेश्चन इसको कहते हैं बच्चों, जो कितने नंबर पे आधारित रहेगा आपका, 2 नंबर पे आधारित रहने वाला है। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन कई एक दफा एग्जाम में पूछ चुका है कि अल्बेरूनी है ना, अल्बेरूनी की जीवनी को क्या करना है, लिखना है। ठीक है, तो अल्बेरूनी के बारे में लिखने के लिए आएगा तो सबसे पहले क्या लिख सकते हैं कि अल्बेरूनी की जीवनी के में सबसे पहले लिख सकते हैं कि इसका जन्म कब हुआ था। प्यारे बच्चों, जन्म इसका 973 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 973 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? उज्बेकिस्तान में। कहाँ हुआ था प्यारे बच्चों? उज्बेकिस्तान का एक जगह है जिसका नाम है ख्वारिज्मी। जिसका नाम क्या है? ख्वारिज्मी नामक शहर में इसका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और अल्बेरूनी के बारे में बात करूं तो अल्बेरूनी जो था वो बहुत सारे भाषाओं का ज्ञाता था, है ना, बहुत सारे भाषाओं का ज्ञाता था। एक इतिहासकार भी था, है ना, एक ज्योतिष भी था प्यारे बच्चों, एक ज्योतिष भी था, और एक प्रकार का क्या था? गणितज्ञ भी था। कौन? अल्बेरूनी। और यदि अल्बेरूनी के बारे में यदि आप जानना हो तो अल्बेरूनी किसके साथ भारत आया था? तो महमूद गजनवी के साथ। किसके साथ? महमूद गजनवी के साथ भारत का यात्रा किया था। और उसने अपने यात्रा वृत्तांत में एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है किताब उल हिंद, है ना, किताब उल हिंद एक पुस्तक लिखी है, या फिर इसी को हम कह सकते हैं तहकीक ए हिंद। इस पुस्तक को एक और नाम है तहकीक ए हिंद। पुस्तक किसने क्या की थी? रचना की थी। इस पुस्तक के जरिए, है ना, इस पुस्तक में लिखा क्या है? तो इस पुस्तक में भारत के बारे में, भारत की सामाजिक स्थिति के बारे में, भारत की स्त्रियों की स्थिति के बारे में, भारत में जाति प्रथा कैसा था, भारत में सती प्रथा, भारत में दास प्रथा, भारत की आर्थिक स्थिति, हर चीजों को इस पुस्तक में, फिर गजनी के आक्रमण के बारे में भी इस पुस्तक में अल्बेरूनी ने क्या किया है? लिखा है। आइए हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं, है ना, इसका आंसर को देखते हैं। इतना भी बात आपको लिखेंगे तो आपको नंबर मिलेगा। देखिए क्या है, कहता है अल्बेरूनी का जन्म 4 दिसंबर 973 ईस्वी को उज्बेकिस्तान के एक शहर है जिसका नाम है ख्वारिज्मी, है ना, ख्वारिज्मी में हुआ था। प्यारे बच्चों, इसका पूरा नाम था अबू रेहान मोहम्मद इबन अहमद। थोड़ा नाम बड़ा है लेकिन कोई बात नहीं है, याद हो जाएगा। अबू 2-3 बार देखना है, याद हो जाएगा। अबू रेहान, है ना, अबू रेहान मोहम्मद इबन अहमद इसका क्या था? इसका पूरा नाम था। किसका? अल्बेरूनी का। और क्या है? कहता है वे विद्वान थे। वे क्या थे? एक प्रकार का विद्वान थे जिन्हें अनेक भाषाओं का, जैसे अरबी का, फारसी का, संस्कृत इत्यादि अनेक भाषाओं का वो उनके पास ज्ञान था। और वह किसके साथ भारत आया था? महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे। और आकर के भारत में 1024 से लेकर के 1030 ईस्वी तक रहे। और इन्होंने यहाँ पर एक पुस्तक भी लिखी थी, और उस पुस्तक का नाम क्या था पर बच्चों? किताब उल हिंद, या इसी को तहकीक ए हिंद कहा जाता है, जिसका अर्थ भी उन्होंने बताया था कि इस किताब का अर्थ होता है भारत की खोज। और क्या है? तो इस किताब से उन्होंने भारत की संस्कृति के बारे में, वहां के समाज के बारे में, वहां के सिंचाई व्यवस्था के बारे में, है ना, शासन, और यहाँ की स्त्रियों के बारे में लिखा कि स्त्रियों की स्थिति कैसी थी। और इसकी मृत्यु प्यारे बच्चों, लास्ट में इसकी मृत्यु हो जाती है 1048 ईस्वी में हो जाती है। और वो कितने उम्र की अवस्था में? 75 वर्ष की उम्र में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो अल्बेरूनी के बारे में आप इतना भी लिखेंगे तो आपको पूरा का पूरा नंबर ही आपको मिलने वाला है। तो आशा करता हूं कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। मेन जन्म कब हुआ था, कहां हुआ था, किसके साथ भारत आया, भारत आने के बाद क्या लिखा, और उसके बाद किस पुस्तक की रचना की, और उस पुस्तक में किस चीज का वर्णन है। इतना भी लिखेंगे तो आपको 2 नंबर कहीं से कटने वाला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है पर बच्चों? इबन बतूता के बारे में, है ना। इबन बतूता की संक्षिप्त, इबन बतूता के बारे में भी हम लोग जाने हैं। इबन बतूता कहाँ का रहने वाला था? प्यारे बच्चों, मोरक्को देश का एक यात्री था। किस देश का यात्री था? मोरक्को देश का एक यात्री था। और इसने अपने घर को क्या किया था? छोड़ दिया था, और पैदल, सबसे पूछता है क्वेश्चन, सबसे अधिक कोई यात्री पैदल यात्रा किया है तो वो कौन था? इबन बतूता। कौन था? इबन बतूता, जो किस देश का यात्री था? मोरक्को देश का यात्री था। मोरक्को देश का यात्री था जो भारत कब आया था? 1333 ईस्वी में भारत आया था। और लगभग वो भारत में कितने वर्षों तक रहा है? 14 वर्षों तक भारत में क्या किया? रहा। और जब भारत आया था तो उस समय भारत में किसका शासन था? तो मोहम्मद
मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। और उसने एक पुस्तक भी यहाँ पे आके लिखी है, और उस पुस्तक का नाम क्या है? रुहेला या रिहला पुस्तक है, जिसमें उसने यहाँ पे अनेक चीजों का वर्णन किया है, स्त्रियों की स्थिति, और सबसे ज्यादा सती प्रथा का आंखों देखा हाल प्रस्तुत किया है। और कुतुब मीनार है ना, कुतुब मीनार जो दिल्ली में है, कुतुब मीनार का भी इस पुस्तक में इब्न बतूता ने क्या किया? वर्णन किया है। तो आइए हम लोग इब्न बतूता के बारे में जानते हैं। कहता है इब्न बतूता एक यात्री था, है ना, विद्वान था और लेखक भी था। कहता है इसका पूरा नाम था मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इब्न बतूता, जिसका जन्म 1304 ईस्वी को अफ्रीका महादेश के मोरक्को देश के एक टैंजियर नामक स्थान पे हुआ था। कहां पे हुआ था? मोरक्को देश में एक जगह है टैंजियर, उसी जगह पे इसकी क्या हुई थी? इसकी जन्म हुआ था। कहता है उसने इराक, मक्का, सीरिया, यमन, ओमान आदि की, भारत का ही यात्रा नहीं किया, उसने इराक का यात्रा किया, मक्का का, सीरिया का, यमन का, है ना, ओमान देश का यात्रा किया। और वह दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक से मिलने के लिए दिल्ली आया था। यानी कि जिस समय भारत की यात्रा किया था मोहम्मद बिन तुगलक, उस समय भारत के शासक कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक। कहते मोहम्मद बिन तुगलक के ज्ञान से अत्यंत प्रभावित हुए और उन्होंने अपने राज्य में उसको काजी नियुक्त किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने उसको क्या? न्यायाधीश का एक पद होता है प्यारे बच्चों, उसको दे दिया था। किसको? इससे खुश होकर के। किससे खुश होकर के? इब्न बतूता के कार्यों को देख करके। चूंकि वो एक यात्री था, विद्वान था, लेखक भी था, उसको खुश होकर के उनको काजी नियुक्त कर दिया। और उन्होंने अरबी भाषा में, किस भाषा में? अरबी भाषा में एक पुस्तक भी लिखा है, और जिस पुस्तक का नाम क्या है? किताब उर रिहला या रिहला या रुहेला। तो आशा करता हूं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांसवा बर्नियर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। फ्रांसवा बर्नियर, है ना, मैंने बताया था इस चैप्टर में हम लोगों ने 3 यात्रियों के बारे में अच्छे से अध्ययन किया है। तो भारत आने वाले फ्रांसवा बर्नियर का नाम जो है विशेष रूप से क्या है? उल्लेखनीय है। फ्रांसवा बर्नियर भी एक बहुत ही अच्छे यात्री थे, जो एक दार्शनिक थे। क्या थे? एक इतिहासकार थे, है ना, दर्शन के बारे में जिनको अच्छा जानकारी होता था। एक राजनीतिक थे और एक चिकित्सा भी थे। चिकित्सा इसीलिए क्योंकि वो किसके समय में आए थे? शाहजहां के समय में। कहते हैं अफसरों की तलाश में यह भारत आए थे। अफसर मिला उसको। कब अफसर मिला? 1656 ईस्वी में मुगल बादशाह शाहजहां के शासनकाल में भारत आए थे। क्यों? तो उसके पुत्र, है ना, उसका पुत्र, शायद उसका पुत्र था आपका दारा या सूजा, उसका पुत्र था, जिसकी, है ना, तबीयत खराब थी बहुत दिनों से, उसका बीमारी दूर नहीं हुआ था। उसी को दूर करने के लिए फ्रांसवा बर्नियर भारत आए थे। 1656 ईस्वी से 1668 ईस्वी तक रहे भारत में, और बर्नियर ने सारे देश का, पूरे देश का भ्रमण किया, और भ्रमण करने के बाद उसने एक पुस्तक भी लिखा है। पूरे भ्रमण के दरमियान अपनी यात्रा वृत्तांत लिखा है, और उस यात्रा वृत्तांत का नाम क्या है? ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, है ना, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर के नाम से पुस्तक लिखा है, जिसमें उसने भारत के भिन्न भिन्न स्थितियों को, भिन्न भिन्न परिस्थितियों को, उसके बारे में क्या किया है? इस पुस्तक में उसने क्या किया है? वर्णन किया है। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर आएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी कर बच्चों कि भारत आने वाले विदेशी यात्री है उनका भी यात्रा वृत्तांत को लिखे। तो भारत में 3 यात्री का एकदम नाम पहले लिखना है। सबसे पहला था आपका अल-बिरूनी। सबसे पहले यात्री कौन थे? अल-बिरूनी। दूसरे यात्री कौन थे पर बच्चों? दूसरे यात्री थे इब्न बतूता। इब्न बतूता दूसरा यात्री थे भारत आने वाले। और तीसरे यात्री कौन थे? फ्रांसवा बर्नियर या फ्रांसीसी बर्नियर या फ्रांसवा बर्नियर भी कहीं कहीं इनका नाम आता है। ठीक है। तो अल-बिरूनी ने किस पुस्तक की रचना की थी? अल-बिरूनी ने जो पुस्तक की रचना की है उस पुस्तक का नाम क्या है? किताब उल हिंद। कौन सी पुस्तक है पर बच्चों? किताब उल हिंद। और इब्न बतूता ने जिस पुस्तक की रचना की है उस पुस्तक का नाम है रिहला या रुहेला या किताब उल रिहला। और फ्रांसवा बर्नियर ने जो पुस्तक, जो यात्रा वृत्तांत है, उसका नाम है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर। ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आपका पूरा का पूरा क्या है? आंसर देखिए। क्वेश्चन क्या है? भारत आने वाले
विदेशी यात्री एवं इनके यात्रा वृत्तांत के बारे में लिखना है। तो भारत आने वाले विदेशी यात्री एवं यात्रा वृत्तांत निम्नलिखित है। पहला अल-बेरूनी, जिसने किताबुल हिंद पुस्तक की रचना की। दूसरा इब्न बतूता, जिसने किताब-उर-रिहला पुस्तक की रचना की। और तीसरा फ्रांसिस बर्नियर, जिसने ट्रेवल्स इन द मुगल अंपायर पुस्तक की क्या की है, रचना की। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ चुका है, इस तरह का क्वेश्चन ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर आएंगे पर बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोगों ने इसमें किया। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देख सकते हैं। कहता है मार्को पोलो कौन था। मार्को पोलो भी एक यात्री थे, इटली के यात्री थे। देखिए मार्को पोलो जो थे वो इटली के यात्री थे, इटली के निवासी थे। और वह कब आए थे भारत, 13वीं शताब्दी में, है ना। 13वीं शताब्दी में भारत आया था। उसे दक्षिण भारत की सामाजिक आर्थिक दशा का सुंदर वर्णन किया है। और यात्रियों का सरताज, है ना, याद रखना है, यात्रियों का सरताज किसे कहा गया है, किसे कहा गया है बच्चों, मार्को पोलो को कहा गया है। उसने, उसके वर्णन विस्तृत नहीं है, फिर भी मध्ययुगीन अध्ययन के लिए उपयोगी का स्रोत है। मध्य युग का, है ना, मध्यकालीन भारत के बारे में उन्होंने बताया था। और मार्को पोलो मध्ययुगीन यात्रियों का क्या कहा जाता है, सरताज कहा जाता है। ये ऑब्जेक्टिव में भी आपको क्वेश्चन क्या करता है, पूछता है। तो प्यारे बच्चों इसको भी याद रखना। सबसे पहला ये भी ऑब्जेक्टिव पूछा कि मार्को पोलो किस देश का यात्री था, इटली का, है ना। दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसमें। और दूसरा कि मध्ययुगीन भारतीयों, मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किसे कहा जाता है, तो मार्को पोलो का। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक आप लोग को हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए, अब 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, किताबुल हिंद पुस्तक, है ना। ये किताबुल हिंद पुस्तक किनका था, अल-बेरूनी का, है ना। तो इसमें क्या क्या बताया गया है, किस किस चीज का वर्णन किया गया है, ध्यान से इसको समझते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन घुमा करके पूछता है एग्जाम में। पूछेगा किताबुल हिंद की 2 विशेषता लिखी, तो 2 विशेषता इसी में से निकलेगा। या फिर किताबुल हिंद पुस्तक पर टिप्पणी लिखे, तो ये आपका पूरा का पूरा आंसर है। ठीक है, तो क्या है देखिए, किताबुल हिंद पुस्तक की रचना किसने की थी, अल-बेरूनी ने की थी, ये तो पता है ना। कब की थी, 1030 ईस्वी में की थी। और यह पुस्तक अरबी भाषा में लिखी गई। यहां तक बिल्कुल आपको लिखना है कि किताबुल हिंद पुस्तक किसके द्वारा रचित है, अल-बेरूनी के द्वारा। 1030 ईस्वी में अरबी भाषा में लिखा गया पुस्तक है। कहता है इस पुस्तक के कुल कितने अध्याय हैं, पर बच्चों 80 अध्याय हैं। टोटल कितने अध्याय हैं, 80। और इस पुस्तक संबंधित है किससे, तो गजनवी के आक्रमण से संबंधित है ना। गजनवी कहां कहां कब आक्रमण किया, वो सारा का सारा बात इस पुस्तक में उसने लिखा है। गजनी के आक्रमण के समय की और भारतीय समाज और संस्कृति की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। भारत की संस्कृति का अध्ययन करना हो, भारत के समाज की स्थिति के बारे में अध्ययन करना हो, तो यह पुस्तक सबसे बेस्ट ऑप्शन है। कौन सी पुस्तक, किताबुल हिंद पुस्तक। कहता है इस पुस्तक में अल-बेरूनी ने भारतीय समाज के सामाजिक संगठन, है ना, समाज का संगठन कैसा था, उनका रहन सहन कैसा था, है ना, वो भोजन किस प्रकार का था, वस्त्र, सामाजिक प्रथा कौन कौन सी, कौन से त्योहार मनाते थे, दर्शन क्या था, है ना, कानून, अपराध, दंड, ज्ञान विज्ञान, खगोल शास्त्र के बारे में, गणित के बारे में, चिकित्सा, रसायन इत्यादि के बारे में, इतने सारे चीजों के बारे में अध्ययन किया है। हाँ, इसमें लिखा है किसने, अल-बेरूनी साहब ने, है ना। अल-बेरूनी ने किताबुल हिंद पुस्तक में इतने सारे बातों के बारे में लिखा है। सामाजिक संगठन कैसा था भारत का, रहन सहन कैसा था, वहां की भोजन कैसी थी, वस्त्र कैसा था, सामाजिक संगठन कैसा था, है ना, प्रथा कैसी थी, त्योहार लोग कैसे मनाते थे, कानून देने का क्या प्रावधान था, दंड करने का क्या प्रावधान था, गणित के बारे में, खगोल शास्त्र के बारे में, चिकित्सा के बारे में, रसायन के बारे में, सब चीज के बारे में इस पुस्तक में इन्होंने क्या किया है, वर्णन किया है। अतः हम कह सकते हैं कि सामाजिक इतिहास के अध्ययन के लिए किताब-उल हिंद पुस्तक सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है, सबसे इंपॉर्टेंट ग्रंथ है किताब-उल हिंद पुस्तक, जो किसके द्वारा लिखी गई थी प्यारे बच्चों, अल-बेरूनी के द्वारा। तो यदि किताबुल हिंद पुस्तक के बारे में लिखने के लिए आएगा तो इन सारी बातों को लिखेंगे। मैं आशा करता हूं यहाँ से पूरा का पूरा फुल नंबर आपको यहाँ से मिलने वाला है। चलिए तो देखिए, इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चंस के ऊपर आपको क्या करते हैं, लेकर के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। कहता है रिहला, है ना, ये पुस्तक के बारे में भी एग्जाम में पूछता है
कि रेहला पुस्तक पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो रेहला पुस्तक के बारे में तो पता है कि रेहला पुस्तक किसका है, किसका है? इब्न बतूता का। कहता रेहला पुस्तक इब्न बतूता के द्वारा, ये भी पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? अरबी भाषा में लिखा गया एक पुस्तक पर बच्चों, जो कि एक ग्रंथ था। यह मोरक्को देश का एक यात्री था, है ना। कौन? इब्न बतूता किस देश का यात्री था? मोरक्को देश का यात्री था, जो 1333 ईस्वी में क्या आया था? भारत आया था। और इस पुस्तक में मोहम्मद बिन तुगलक के, चूंकि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था, इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक के इतिहास से संबंधित यह पुस्तक, इसमें बात लिखा गया है। कहता है मोहम्मद बिन तुगलक के इतिहास की जानकारी यहां से मिलती है। इस पुस्तक के जरिए भारतीय इतिहास को, संस्कृति को महत्वपूर्ण दस्तावेज का वर्णन किया गया। भारत के ऐतिहासिक स्थिति का, ऐतिहासिक दस्तावेज का इसने वर्णन किया है। और इब्न बतूता ने दिल्ली के कुतुब मीनार का वर्णन भी किया है। और यहाँ से एक चीज और याद रखिएगा, सती प्रथा, है ना, सती प्रथा का आंखों देखा हाल, है ना, सती प्रथा का यहाँ से आंखों देखा हाल प्रस्तुत किया है। आंखों देखा हाल प्रस्तुत किया है। किसने प्रस्तुत किया है? इब्न बतूता ने यहाँ से सती प्रथा का आंखों देखा हाल प्रस्तुत किया है। आइए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ाते हैं कि अल-बेरूनी के अनुसार भारत में महिलाओं की स्थिति कैसी थी? अल-बेरूनी के अनुसार भारत में आखिर क्या महिलाओं की स्थिति थी? तो प्यारे बच्चों ध्यान में रखना है कि सबसे स्थिति दयनीय थी। अल-बेरूनी के अनुसार भारत में महिलाओं की स्थिति बहुत ही खराब थी, क्योंकि यहाँ की महिलाओं को बहुत ही कम उम्र में शादी करा दिया था। सबसे कम उम्र में महिलाओं को क्या करा दिया जाता था? शादी करा दिया जाता था। पति या पत्नी की मृत्यु के बाद ही वे लोग एक दूसरे से अलग हो पाते थे, क्योंकि तलाक की भी व्यवस्था नहीं थी। इतनी सिचुएशंस खराब था, यदि कोई पति, है ना, यदि कोई पुरुष अपनी पत्नी के साथ गलत भी कर रहा है तो वहां पे तलाक की कोई व्यवस्था नहीं। जब तक मृत्यु नहीं हो जाता तब तक वे लोग अलग नहीं हो पाते। तलाक की भी व्यवस्था नहीं थी। जब उनके पति की देखिए मृत्यु हो जाती थी, तब उन्हें सती प्रथा के तहत, देखिए यदि मान लिया जाए किसी स्त्री का पति मर गया तो भी उसको पूरी तरह से फ्री नहीं किया जाता था, स्वतंत्र नहीं किया जाता, बल्कि उसको सती प्रथा के तहत आत्मदाह करना पड़ता था। सती प्रथा का शिकार होना पड़ता था। सोचिए कितनी ज्यादा महिलाओं की सिचुएशंस, महिलाओं की स्थिति कितनी ज्यादा दयनीय थी, है ना, इसके समय में। इनको कोई अधिकार नहीं प्राप्त था, किसी प्रकार को कोई अधिकार नहीं, या पुरुष पर आश्रित हुआ करती थी। पूरी तरह से महिलाएं, है ना, पुरुष के ऊपर क्या होती थी? डिपेंडेंट हुआ करती थी। तो ये क्वेश्चन नंबर पर बच्चों 8 था, जिसमें अल-बेरूनी ने महिलाओं के बारे में, है ना, महिलाओं की स्थिति के बारे में बताया इस क्वेश्चन के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, सती प्रथा से आप क्या समझते हैं? देखिए सती प्रथा बहुत ही घिनौना प्रथा था। भारतीय इतिहास में, भारत की, है ना, प्राचीन इतिहास में सती प्रथा एक बहुत ही गलत प्रथा था। समाज की एक कुरीति थी, है ना, गलत रीति था। इसमें होता क्या था कि यदि किसी स्त्री का पति यदि मर जाता था तो स्त्री के साथ, पति के साथ उस स्त्री को भी क्या होता था? आत्मदाह करना पड़ता था, है ना, जिसका सबसे पहला विरोध किया था राजा राम मोहन राय ने। लेकिन इससे पहले भी अकबर II, मुगल वंश का एक शासक था अकबर द्वितीय, ने इस सती प्रथा का विरोध किया था, लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाया। तो राजा राम मोहन राय के द्वारा लॉर्ड विलियम बेंटी की मदद से 1829 ईस्वी में इस सती प्रथा को भारत से क्या किया गया था? अंत किया गया था। इसका सबसे पहला साक्ष्य एरन अभिलेख में, मध्य प्रदेश का एक अभिलेख है जिसमें एरन का अभिलेख है। उस अभिलेख में सती प्रथा का वर्णन मिलता है। देखिए पढ़ते हैं। कहता प्राचीन काल से ही हिंदू धर्म में कुरीतियां चली आ रही है। अनेक प्रकार की कुरीतियां चली रही है। जैसे जाति प्रथा का नाम सुने होंगे, जाति प्रथा उसी में था, है ना। फिर आपका सती प्रथा था, उसके बाद बाल विवाह था, बाल विवाह, ये सब गलत प्रथाएं थी, जिसका पहला साक्ष्य एरन सागर के अभिलेख में मिलता है सती प्रथा का। कहता उसी समय से जिन महिलाओं के पति, है ना, उस समय में जिन महिलाओं के पति मर जाते थे उनको सती होना पड़ता था, यानी कि आग में जलना पड़ता था। और इस प्रथा को सती प्रथा के नाम से जानते थे। यदि पति मर गया तो पत्नी को उसके साथ क्या होना पड़ता था? जलना पड़ता था। कहता सती प्रथा को रोकने का पहला कार्यक्रम अकबर द्वितीय ने करवाया था, है ना। उसके बाद राजा राम मोहन राय के मदद से, राजा राम मोहन राय ने भारतीय गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटी की सहायता से इसे कानून बनाया। और यह कानून बनाया
कि अगर किसी ने सती प्रथा को अंजाम दिया तो उसके साथ कड़ी से कड़ी सजा उसको क्या करी जाएगी, दी जाएगी। तो सबसे पहले इसमें मुख्य बात लिखना है कि सती प्रथा का सबसे पहला साक्ष्य कहाँ मिला था, मध्य प्रदेश के एरण के अभिलेख, है ना, एरण सागर के अभिलेख से सती प्रथा का साक्ष्य मिला था। चलिए, तो आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है कि इब्न बतूता ने डाक व्यवस्था के बारे में क्या बताया। तो इब्न बतूता के समय में डाक जो व्यवस्था थी प्यार बच्चों, वो 2 प्रकार की थी। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। एक था पैदल डाक, एक था आपका पैदल डाक व्यवस्था, और एक था आपका घोड़े के द्वारा। इसके द्वारा घोड़े के द्वारा डाक व्यवस्था। डाक कहने का मतलब पत्र वगैरह पहुंचाना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना। तो एक था आपका पैदल के जरिए और एक घोड़े के द्वारा, है ना, व्यापार के माध्यम से इस वस्तुओं को क्या किया जाता था, पहुंचाया जाता था। देखिए क्या है, कहता इब्न बतूता भारत की डाक व्यवस्था एवं संचार प्रणाली के बारे में अत्यंत प्रभावित हुआ। इसके अनुसार भारत में 2 प्रकार की डाक व्यवस्था थी। पहला था घोड़े के द्वारा भेजे जाने वाली डाक, एक घोड़े के द्वारा भेजा जाता था, और दूसरा पैदल डाक था। इस व्यवस्था का प्रयोग प्रशासनिक उद्देश्य से किया गया था। इससे व्यापार के विकास में भी क्या मिली, सहायता मिली। तो ओवरऑल 2 प्रकार की डाक व्यवस्था थी फिर बच्चों। एक व्यवस्था था घोड़े के द्वारा और दूसरा था पैदल डाक व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, इब्न बतूता ने भारत में दास प्रथा के बारे में क्या बताया। पहले दास बनाने की प्रथा होती थी, है ना, बड़े बड़े राजघरानों में, है ना, राजा महाराजा लोग दास रखा करते थे, और दास उनकी हैसियत से किया करते थे, है ना। उनको वेतन जो मिलता था उनके कार्यों के आधार पर मिला करता था, और कभी कभी ऐसा समय जब उत्सव आता था तो उन दासों की नीलामी भी कर दी जाती थी, है ना। और याद रखेंगे, दास व्यवस्था आज नहीं बल्कि बहुत पुराने समय से है। पुर्तगाल का एक लिस्बन शहर था जहां से दास व्यवस्था का केंद्र माना जाता है। और मैंने बताया कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो भी एक प्रकार का दास था। किसका दास था, है ना, मोहम्मद गौरी का। तो क्या था दास व्यवस्था। तो इब्न बतूता के अनुसार दास व्यवस्था का प्रचलन 14वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। किस व्यवस्था में? 14वीं शताब्दी में शुरू हुआ था, जहां दासों की खुलेआम बिक्री होती थी। दासों की क्या होती थी, खुलेआम यहाँ पे बिक्री होती थी। राजघराने तथा बड़े बड़े कुलीन परिवार अपने घरों में बड़ी संख्या में दास रखा करते थे, गुलाम रखा करते थे काम धंधा करवाने के लिए। ज्यादातर दास दासियां युद्ध बंदियों को, हाँ, युद्ध में लुटे गए, है ना, युद्ध में जो पकड़ाते थे व्यक्ति या महिलाएं या स्त्री या पुरुष, उन्हीं को दास बनाया जाता था। युद्ध बंदियों को दास बनाया जाता था। उनका मूल्य उनके काम और योग्यता के अनुसार निर्धारित, किस दास को कितना वेतन मिलेगा उनके कार्यों के आधार पे, है ना, उनकी योग्यताओं के आधार पे उनके मूल्य निर्धारित किए जाते थे। दास दासियों से गुप्तचरी का भी काम लिया जाता था, है ना। दास दासियों से किस चीज का काम लिया जाता था फिर बच्चों? गुप्तचरी का भी। गुप्तचर मतलब सूचना देना, है ना, छुप छुप करके सूचना देना, ये गुप्तचरी का भी काम लिया जाता था। और कभी कभी विशेष अवसरों पर दास दासियों को मुक्त भी कर दिया जाता था, उनको नीलाम भी कर दिया जाता था, पूरी तरह से उनको मुक्त भी कर दिया जाता था। तो दास व्यवस्था के बारे में इब्न बतूता ने भी बताई हुई। क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका है पर बच्चों, मेरे ख्याल से 2025 या 2024 में ये एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, अल-बेरूनी ने जाति व्यवस्था के बारे में क्या बताया। जाति व्यवस्था ये बड़ा जटिल जाति व्यवस्था थी, है ना। जाति व्यवस्था भी पर बच्चों बहुत ही जटिल था। अल-बेरूनी ने भारत की जाति व्यवस्था का गहन अध्ययन किया और इसे एक जटिल सामाजिक संरचना के रूप में वर्णित किया गया है। भारत जिस तरह से आज हमारे समाज में जो जाति प्रथा है, बड़ा ही जटिल जाति प्रथा है, जाति व्यवस्था बड़ा ही जटिलता के साथ है। उन्होंने बताया है कि जातियां एक निश्चित पेशे या कार्य के आधार पर विभाजित होती है। उस समय जाति पेशा के आधार पे अच्छे अच्छे कार्यों को उच्च जाति में रखा जाता था और जो निम्न कार्य करते थे उनको निचली जाति में रखा जाता था। और यह व्यवस्था जो था वो सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती थी। यह जो जाति व्यवस्था था वो समाज के ऊंचे ऊंचे वर्ग के, यानी ऊंचे ऊंचे जाति के लोग होते थे, वही अच्छे अच्छे कार्यों में क्या होते थे, भागीदार लेते थे, पार्टिसिपेट होते थे। अल-बेरूनी ने जातियों के बीच के संबंध और उनके सामाजिक स्थान का भी स्पष्ट किया है। अल-बेरूनी ने यह बताया है कि जातियों के बीच क्या संबंध था और समाज में उनका क्या स्थान था, इसके बारे में अल-बेरूनी ने क्या क्या स्पष्ट किया है।
और जिससे यह पता चलता है कि जाति व्यवस्था उस समय की भारतीय समाज की क्या थी, नींव थी। सबसे ज्यादा नींव जाति व्यवस्था इसी के ऊपर क्या था, टिका हुआ था। तो प्यारे बच्चों, आई होप कि 12 नंबर क्वेश्चन भी उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन यदि आएगा एग्जाम में तो आप इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। आइए हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन क्या है कि अल-बेरूनी के अनुसार आश्रम व्यवस्था, है ना, आश्रम व्यवस्था प्यारे बच्चों 4 प्रकार की आश्रम व्यवस्था थी। एक था आपका 0 से 25 साल, दूसरा था आपका 25 से लेकर के 50 साल, और तीसरा था आपका 50 से लेकर के 75 साल, और चौथा आपका 75 से लेकर के मृत्यु तक। 4 प्रकार की आश्रम व्यवस्था थी। 0 से 25 साल में सिर्फ और सिर्फ शिक्षा ग्रहण करना होता था। शिक्षा ग्रहण करना, जिसको हम लोग ब्रह्मचारी भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, ब्रह्मचारी कहते हैं। 25 से 50 साल में शादी विवाह होता था। शादी विवाह करना या फिर संतान की उत्पत्ति करना। किसकी उत्पत्ति करना, संतान की उत्पत्ति करना, है ना। 50 से 75 साल वानप्रस्थ कहा जाता था, वानप्रस्थ। और ये 75 से 80 साल पूरी तरह से संन्यास, यानी कि सिर्फ और सिर्फ, है ना, जगह जगह पे घूमना होता था। आइए देखिए आंसर में हम इसको देखते हैं क्या है। कहता अल-बेरूनी के अनुसार हिंदुओं की सामाजिक स्थिति में ब्राह्मण के जीवन को 4 भागों में बांटा गया, 4 प्रकार का था। सबसे पहला था 25 वर्ष की आयु तक शिक्षा ग्रहण करना, जिसे ब्रह्मचारी जीवन कहा जाता है। ब्रह्मचारी जीवन, है ना, इसमें शादी विवाह का कोई रोल नहीं है। ब्रह्मचारी जीवन जी करके उसके नियमों को पालन करके मेन मकसद होता था शिक्षा ग्रहण करना और अपने, है ना, अपने गोल को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना होता था। आज भी वही है। 25 साल तक बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए किया जाता है ना, अपने पैरों पे खड़ा रहने के लिए, है ना, किया जाता है। 25 से 50 साल की आयु में गृहस्थ जीवन, गृहस्थ जीवन क्या होता था, जिसमें विवाह होती थी, संतान की उत्पत्ति होती थी तथा जीविकोपार्जन का कार्य यहाँ पे होता था। तो ये आपका होता था। नेक्स्ट है 50 से 75 वर्ष की आयु के बीच में वानप्रस्थ की अवस्था में, वानप्रस्थ यानी कि सांसारिक जीवन से पूरी तरह से मुक्त हो जाना, है ना, और तपस्या का जीवन व्यतीत करना होता था आपको 50 से 75 साल। और 75 वर्ष की आयु से अपने मृत्यु तक वह भ्रमण करते हुए मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए सन्यासी का जीवन व्यतीत करना होता था। यही 4 प्रकार की व्यवस्था थी जिसको हम लोग आश्रम व्यवस्था कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। और ये क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन था। जी हाँ, ये क्वेश्चन आपका क्या था, लास्ट क्वेश्चन था। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग वन शॉट क्वेश्चन देखे किस चैप्टर का, यात्रियों के नजरिए, क्लास 12 हिस्ट्री। आशा करता हूं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा, है ना। अच्छा लगा तो एक लाइक, एक प्यारा सा, एक जबरदस्त लाइक करें फिर बच्चों, क्योंकि आपके लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलेगा, और यदि हमें मोटिवेशन मिलेगा हम आपके लिए बेस्ट कंटेंट के साथ आपके इस तरह के आपको वीडियो को लेकर के आएंगे, और ताकि आपको मजा आएगा यहाँ से पढ़ने में। और प्यारे बच्चों, जितने भी वीडियो गहराई से देखिए, समझिए, और हो सके तो इसको कॉपी पेन से, कॉपी पे इसको बिल्कुल उतारिए, क्योंकि यदि इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं तो यदि आप इस तरह से लिखते हैं तो मैं आशा करता हूँ कि यहाँ से फुल नंबर आपको यहाँ से मिलने वाला। चलिए मिलेंगे अगले क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक मैं आपसे विदा लेता हूं। अगले क्लास में मिलेंगे हम आप लोग के साथ। थैंक यू वेरी मच।